ठीक है बच्चे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। अरे यार इसको चेंज कर दो, टॉपिक क्या डाले उसमें। नहीं भाई, इसे चल रहा है, कब से चल रहा है, इसे चेंज करो, बायोटेक्नोलॉजी डालो। स्टार्ट हो गया। हाँ ठीक है, इसमें जो है ये देखो, ये देखो नाम देखो, तो एप्लीकेशन आ गया है। देखो ये है पार्ट 1, ही देखो पड़ा हुआ है, खुलने दो। बायोटेक्नोलॉजी में पार्ट 1 है, पूरा डाल ही दो। ये देखो ये लिखा है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। क्या कर रहे हो, बैठो, हाथ रख रहे हो उसको। बायोटेक्नोलॉजी किसमें पार्ट तो वही क्या होगा, पढ़ा चुके। पार्ट आधा कुछ हो चुका है ना इसका, पार्ट 2 कर दो। हाँ उसमें भी था, उसमें कुछ उसका था कुछ इसका था, मिला जुला था, तो रहने दो ठीक है। ठीक है आगे देख लेगा, नंबर पड़ा हुआ है सही, कोई दिक्कत नहीं, नंबर कर लेंगे। ठीक है बच्चे इधर आओ, बंद करो, बंद करो, बाहर हो तुम, है कुछ भी मतलब। यहाँ देखो, कल के लिए पोस्टपोन कर दो, कल के लिए पोस्टपोन कर दो, पोस्टपोन कर दो। देखो आ जाओ, हम लोग पाठ कर रहे थे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। और दो साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था बताओ, क्या, हार्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन, है ना। तो ये दो साइंटिस्ट थे यहाँ पे, जरा देखो इसमें। और बोयर साहब ने क्या किया था, एक कपल ऑफ एंजाइम के बारे में बताया था। हाँ, इनमें क्या करता है, एक काटने का काम करता है, दूसरा जोड़ने का काम करता है। और कोहेन ने क्या किया था, प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से निकाला था, है ना। तो प्लाज्मिड के अंदर खास बात क्या पाई जाती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, डबल स्टैंडर्ड है, और क्या है, और खुद रेप्लिकेशन कर सकता है ना, कौन, प्लाज्मिड। क्लियर है, अब आ जाओ इधर। वाओ, यहाँ देव गिर जाएगा, कौन है, देखो गिरा दे रही हो, ये चाय नहीं, ये पानी है, यह है पानी वास्तव में। क्या कह रही है, मान गए गुरु, मंगवा रहे, बैठो बैठो। क्या देखे, हम क्या देखी तो रहे तुम लोग को, ये क्यों क्या है। अरे बगल बैठ जाओ, क्या दिक्कत है, इसमें नाम लिखा है। क्या करवा दें, पापा से बोल दे लगवा दें। हाँ तो लेके आओ, लगाओ, इतने सारे हाईलाइटर। तो सारी नवाबी यही कर लो, कुछ कॉलेज के लिए भी छोड़ दो। बैठ जाओ निशान। अच्छा कुछ पूछते हैं, पहले पुराना बता दो, कल तो टेस्ट होगा आपका, है ना, है टेस्ट नहीं है, कल तो टेस्ट है आपका, नो है, जाने दो, तो उसको पीट दो, तो उसके पीछे पड़ी रहती है।
अब ये क्या है, मैं कौन सा पकड़ रखा हूँ, क्या कर रही है? शायद ये पता नहीं था हमें, बता दें। ये रही शगुन के बाद हाँ बिल्कुल सही कह रही है, शगुन इज राइट। देखो शगुन के बाद हम क्लास मिल सकते हैं, है कि नहीं? लापरवाही हो जाएगी। इधर इधर बात नहीं करो बच्चे, बात हमारा सर क्लब कर देंगे महानगर का भी। बात आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैमल्स का फॉर्मेशन बताओ किससे हुआ? साइनेप्सिड की साइनेप्सिड, साइनेप्सिड से हुआ। मैमल डायरेक्टली किससे बने? ग्लाइकोसारस, कोई और है? किससे बने डायरेक्टली? नाम नहीं ले पा रही है? थ्राइप्सिड से, ठीक है, इससे थ्राइप्सिड से। ये बताओ कि डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुए? अर्ली रेप्टाइल कब एक्सटिंक्ट हुए? 350 माया, ठीक है। जो सीड फन होते हैं, अरे 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 मैं क्या पूछ क्या रहा हूँ, बता क्या रही हो? क्या बता दिया? सीड फन नाम सुना? सीड फन जो होता है आगे चल के किसमें मॉडिफाइड होते हैं? डाइकॉट और मोनोकॉट। कौन ज्यादा एडवांस है? मोनोकॉट ज्यादा एडवांस है कि नहीं? राइनिया टाइप प्लांट किससे बने, इनके इंसेस्टर का नाम बताइए, डायरेक्ट इंसेस्टर। रेनिया टाइप प्लांट के डायरेक्ट इंसेस्टर का नाम बताइए। क्या है बताओ लड़की, ठंड कांप रही बैठ के बोलो, काफी जा रही है, ठंडी लग रही बहुत ज्यादा, अभी अभी से हाल है? ट्रेकियोफाइट से, किससे? ट्रेकियोफाइट से। पढ़ के तो आए नहीं लग रहा है आज। आ रहे हैं क्या आए वो? चलो बताओ, जो का स्कल होता है वो किससे एक्वेटिक, मैं कुछ नाम बताओ। और डॉल्फिन है, डॉल्फिन बोलते हैं डेल्फिनस, ठीक है। और एप्नोडाइट क्या है? अच्छा लिंक्विन है, क्या ये बर्ड से? एप्नोडाइट क्या है? डायनासोर का नाम बताइए। तरह जो हाइट कितनी थी? 20 मीटर, 8 की। ऑस्ट्रोपिथेकस का पोजीशन 2 माया, 3 माया, 4 माया, 4.5 माया? 2 माया। कौन सा? 2 माया। और दूसरी बात, जो ऑस्ट्रोपिथेकस होते थे ये क्या फ्रूट खाते थे? हैं? फ्रूट खाते थे? लेकिन फ्रूट खाते थे, है ना? सबसे पहले कार्बन कौन बना? वो है 650 टू 800, है ना? और होमो इरेक्टस का, निएंडरथल का कितना? बरियल सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ? बरियल बॉडी को बरी करने की प्रथा कहाँ से? पार्ट कब, ठीक है।
अवार्ड पेंटिंग के लिए कहाँ पे, भीमबेटका ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, मध्य प्रदेश ना, कहाँ पे, मध्य प्रदेश। ठीक है, नहीं तो हम लोग बात करें। दूसरी बात बताओ यहाँ पे कि हार्डी-न्यूमैन प्रिंसिपल को कितने फैक्टर प्रभावित करते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या? नेचुरल सिलेक्शन है? जीन माइग्रेशन है? और क्या है? म्यूटेशन है क्या? है ना? ठीक है, जीन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ये 5 फैक्टर हैं बेसिकली जो हार्डी-न्यूमैन प्रिंसिपल को प्रभावित करते हैं। उसमें आया? ठीक है, तस्मानियन वुल्फ फ्लाइंग पैलेंजर क्या शो करेगा? हाँ, वुल्फ और तस्मानियन वुल्फ कन्वर्जन इवोल्यूशन, मोल और फ्लाइंग स्क्वायरल है कौन? एडेप्टिव रेडिएशन। कौन सा? एडेप्टिव रेडिएशन। और नेचुरल सॉरी जो आप बताए थे यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन कितने एग्जाम बताया आपको? 3। पहला कौन सा था? डायरेक्ट। दूसरा कौन था? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल प्लेसेंटल मैमल्स, है ना, प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, ईस्ट पे किसने काम किया था? ईस्ट पे किसने काम किया था? लुईस पास्चर। किसने? लुईस पास्चर। ठीक है, और क्या बताया था? हाँ, लाइफ एजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। पहले जो लाइफ होती है उससे नया लाइफ बनता है। ठीक है, ओपेरिन कहाँ रहने वाले थे और हेल्डन कहाँ रहने वाले थे? ओपेरिन रसिया के, हेल्डन इंग्लैंड के। डोडो कहाँ से गायब हो गया? वो आगे कहाँ से गायब हो गया? हाँ, अफ्रीका। थालेसिन कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और बाली जवान कैस्पियन, ये टाइगर की स्पीसीज है। किसकी? टाइगर की सब स्पीसीज। भूल मत जाना इसको। मैं कुछ एनवायरमेंट एक्ट कब पारित हुआ? 36। वाटर एक्ट? हाँ, वाटर एक्ट 19। अच्छा, तब आए बाएं बकर पिट जाओ, सह जाओगे फिर। वाटर एक्ट 1974, चिपको मोमेंट 1970। कुछ पढ़ते नहीं लग रहा तुम लोग, एग्जाम आते जा रहा है। 74 चिपको मोमेंट वाटर एक्ट 1974। पढ़ाई करो बच्चे, एग्जाम आने वाला, तुम लोग सो रहे हो बैठ के, पीट गरम कर देंगे तुम लोग। ठीक है, एयर एक्ट बताओ 1981। कब? 1981 एयर एक्ट 1981 में। ठीक है, कोई दिक्कत? वाइल्ड लाइफ सफारी इन सिटू की एक सिटू है क्या? अभी आए मैं बकरो तुम लोग। इन सिटू एक सिटू है, एक सिटू। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क कितने हैं पूरे? 90। कितने? और किसका एग्जाम्पल है? इन सिटू की एक सिटू है, एक सेकेंड। अच्छा, कोई दूसरा एक बोल रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं पूरे? 14। इन सिटू एक सिटू, ऐसे याद होना चाहिए। मैं ठीक है, रमेश चंद डागर नाम तो सुना ही होगा। कहाँ का नाम था? सोनीपत, हरियाणा। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट किया था, खेती किया था, डेयरी मैनेजमेंट किया था, है ना। और कितने इस समय इन्होंने किसान के पूरा मेंबर बनाया है? कितने मेंबर है? 5000। हॉस्पिटल वेस्ट को अगर निकालना हो तो यूज करते हैं इंसिनेटर। क्या करेंगे? इंसिनेटर। क्या करेंगे? अर्थ समिट कब हुआ बताओ? अर्थ समिट 1992। और वर्ल्ड समिट 2000। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे? कनाडा। 1997 जस्ट 10 साल बाद वर्ल्ड समिट, सॉरी क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ पे है? जापान में। कब? 1997। बस मैं कुछ 1997 में। क्लियर हुआ?
इसमें प्रेजेंट टाइम अगर बात करें, ठीक है, तो एक हमने बताया था एल नाइनो इफेक्ट। क्या था ये? ऑड क्लाइमेटिक चेंज। क्या था? ऑड क्लाइमेटिक चेंज, तो बोलते थे एल नाइनो इफेक्ट। ओजोन लेयर को किसमें मेजर करते हैं? डॉप्सन यूनिट में। किसमें? डॉप्सन यूनिट। किसमें? डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं यार, है ना। आ जाओ आधे। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। ये कब से शुरू हो गया कि पूरा बायोटेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट यूज किया जाए ह्यूमन के वेलफेयर के लिए? 17वीं सदी से। और किसके समय से? रेनी डिस्कास्टिस के समय। नाम तो सुना ही होगा। नाम सुना है? शीतल, क्या नाम है? नाम क्या है? रेनी डिस अरे शीतल नहीं पूछना है, साइंस का नाम पूछ रहे हैं। शीतल, रेनी डिस्कास्टिस, नाम तो बता ही रहे हैं। रेनी डिस्कास्टिस क्या थे? ये मैथमेटिशियन की बायोलॉजिस्ट? क्या थे ये? मैथमेटिशियन थी, बायोलॉजिस्ट थी, कि फिलोसफर थी? तीनों थी। मैथमेटिशियन थी, बायोलॉजिस्ट थी और फिलोसफर थी। देखो क्या क्या यूज है, देखो इसका क्या क्या। देखो यहाँ पर, इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, दही बनाना। दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम बताओ, कौन सा होता है? कौन सा विटामिन बढ़ जाता है? विटामिन B12। कौन सा एलिमेंट पाया जाता है इसमें? कौन सा एलिमेंट होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। देखो, प्रोसेस यूजफुल ह्यूमंस इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन। कर्ड, ब्रेड और वाइन, which are all micro-mediated process, could also be thought as a form of biotechnology. However, it is used in the restricted sense today to refer such of those process which uses genetically modified organism. क्या मतलब समझो ध्यान से। मतलब ये हो गया कि जो बायोटेक्नोलॉजी होती है उसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, इससे हमें फायदा है कि नुकसान है, क्या चीजें उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मतलब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, ये हो गया बहुत ही इसमें क्या क्या आता है। देखो, जैसे आप दूध से दही बनाते हैं, यानी कि मेकिंग कर्ड, दही बनाना भी बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट है। ठीक है, और क्या देखिए है, देखो, मेकिंग ब्रेड एंड वाइन, जरा कॉम्बिनेशन देखो, ब्रेड और वाइन, शराब के साथ ब्रेड, कैसा लगेगा? बढ़िया आएगा, उसे खा के चाय के तरह है कि नहीं? यहाँ देखो, है ना, कॉम्बिनेशन गजब का है। कितना मजा आ गया लोगों को। देखो, ऐसे उनको ये देखो, ऐसे उनके मनपसंद चीजें की बात हो रही है। जाहिर सी बात, देखो, हो रही हो सकता है। देखो, यहाँ देखो, इधर देखो, कहाँ भाग गया? अरे रुक जाओ यार, देखो, कर्ड, ब्रेड और वाइन विच आर माइक्रोमीडिएटेड। कह रहे दूसरी बात, यहाँ पे इसको यूज करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो हम इसको बोलते हैं जीएमओ। जीएमओ समझते हो? जीएमओ ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी होता है, जिसके अंदर कोई ना कोई जीन डाला गया हो बाहर से किसी ऑर्गेनिज्म का। जैसे घोड़े के अंदर चीते का डाल दिया होगा जीन, तो वो क्या बन जाएगा? जीएमओ। कुत्ते के अंदर बंदर का डाल दिया, क्या बन जाएगा? जीएमओ। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। और देखो जरा, फोर्थ, ये हो गया यहाँ पे। दूसरी बात करें यहाँ पे कि जो अचीव हुआ process genetically modified organism to achieve the same on a larger scale. Further, many other process technique are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization. क्या? In vitro fertilizer leading to the test tube baby. इसमें आ जाएगा IVF। एग्जाम्पल क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के ही पार्ट होते हैं। ठीक, दूसरी बात कह रहे हैं कि सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन,
डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना, ठीक है। और देखो साथ साथ कोई जीन अगर डिफेक्टिव हो गया हो तो उसको करेक्ट करना, डिफेक्टिव जीन, तो करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन, करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन। कोई अगर जीन खराब हो गया हो, ठीक है, जैसे आप कहते हो लड़का बिगड़ गया है, वो लड़का नहीं बिगड़ा, उसका जीन बिगड़ गया है, ठीक है, उसके जीन को निकाल के बाहर कर दो, सुधर जाएगा, है कि नहीं। ये है, तो लड़के का कोई दोस्त नहीं, लड़के के दोस्त नहीं, लड़की के दोस्त है, दोस्त सारा किसका है, जीन का है। तो आज से दोस्त मत देना, क्या दोस्त मत देना। काफी खुश हो गए होंगे, देखो अब तुम बता सकते हैं कि मेरा दोस्त नहीं, किसका दोस्त है, जीन का। यहाँ देखो आप करें यहाँ पे दूसरा, देखो तो ये कुछ बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, हम लोग दूध से दही बनाना, मेकिंग ब्रेड वाइन, है ना, चाय रोटी खाते हैं लोग, वैसे शराब और ब्रेड खाओ, उसमें डाल रहे हैं। देखो आप जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, डीएनए वैक्सीन हो गया, और कोई जीन अगर डिफेक्ट हो गया तो उसको भी करेक्ट करने का तो तरीका क्या है, वो बायोटेक्नोलॉजी। आगे देखो सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन, करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन, डिफेक्टिव जीन क्या करना, करेक्ट करना, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे देखो आर ए पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सब बायोटेक्नोलॉजी पार्ट होते हैं। दूसरी बात यहाँ बताया गया है, एक डिफिनेशन बताया गया है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB हैज गिवन ए डिफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट, और इन्होंने डिफिनेशन बताई किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। क्या कह रहे थे यहाँ पे, दैट इनकैम्पेसेस, मतलब सम्मिलित करना, क्या बोलते हैं इसको, सम्मिलित करना। देखो मैं हिंदी भी भूल गया हूँ, शामिल करना, यार इसको हटा देते हैं, कंबाइंड करना सबसे अच्छा है, ठीक है। पता नहीं क्या लिख जा रहा है, मेरा हाथ भी नहीं चल रहा है, समझ गए, कंबाइंड करना है, ठीक। अब ठीक है, हाथ बुरा ठंडा हो गया। देखो यहाँ पे दूसरी बात करें, यहाँ पे देखो बोथ ट्रेडिशनल व्यू, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत जो पुरानी चली आ रही है ना, जो पुराना व्यू है उसको भी सम्मिलित किया, साथ साथ जो मॉडर्न व्यू है उसको भी सम्मिलित किया, ठीक है। देखो ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न माइंडफुल मार्कुलर बायोटेक्नोलॉजी, द डिफिनेशन गिवन बाय EFB इज एज फॉलोज। जो डिफिनेशन दिया गया देखो क्या है, करे इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस को सम्मिलित करना, इंटीग्रेशन सम्मिलित करना, नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को शामिल करना, उसके सेल को शामिल करना, सेल का कोई पार्ट है जैसे कि डीएनए, डीएनए किसका पार्ट है, सेल का, सेल का कोई पार्ट है उसको शामिल करना, साथ साथ में मार्कुलर एनालॉग, मतलब उसी तरीके से कोई एंजाइम, इसका मतलब होता है मार्कुलर एनालॉग मतलब उसी के तरीके के कोई एंजाइम, प्लांट है तो प्लांट के तरीके के एंजाइम, एनिमल है तो एनिमल के तरीके के एंजाइम, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के तरीके कोई एंजाइम, उसको बोलते हैं मार्कुलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज, सर्विस मतलब होता है सेवा, ठीक है। ये कहने मतलब होता है जैसे आप जो दूध से दही बनाते हो, दही बन जाती है, और दही के लोग क्या करते हैं, खाते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, दही बना के लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये तो है कि नहीं। और फिर क्या होता है, इंडस्ट्री बनाते हैं वहां क्या, शराब बनाते हैं, शराब बनाने क्या पता है, लोगों को शराब देते हैं, क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यहाँ देखो आप देखो यहाँ पे दूसरी बात करें, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, देखो among many the two core techniques that enable birth of modern technology, कह रही कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसका जन्म कैसे हुआ, कह रही दो रीजन है जिसकी वजह से इसका जन्म हुआ। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गया, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग, काटने पीटने काम, जोड़ने का काम, डीएनए को काटा जा सकता था, जोड़ जा सकता है, तो कह रहे जोड़ने का काम, काटने का काम सब हो गया, इसलिए कह रहे जेनेटिक इंजीनियरिंग के आने से बायोटेक्नोलॉजी में काफी मदद मिली। देखो यहाँ टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए, आरएनए या डीएनए की केमिस्ट्री को बदल सकते हैं, मतलब इसके नेचर को बदल सकते हैं, म्यूटेशन करा सकते हैं, तो सारी कोई कम रिकॉम्बिनेंट बना सकते हैं, तो कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सब किसका पार्ट होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो सारी सुविधा हो गई जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इसमें आगे एडवांस हो गया। देखो इतना समाया, इतना समाया। तो अगर आपसे पूछे EFB के हिसाब से जो डिफिनेशन जोड़ी गई है, बताई गई है, ठीक है,
उसमें पुराने चीजें, पुराना जो डेफिनेशन वो इंक्लूड किया गया है कि नया, तो क्या बताओगे, पुराना भी और नया भी, दोनों को इंक्लूड करके बनाया गया है। दूसरी बात, इसमें करते क्या है, इसमें नेचुरल साइंस का यूज करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को या उसके सेल को या उस सेल का कोई पार्ट हो, साथ उसी तरीके कोई एंजाइम हो, उसको हम लोग प्रोडक्ट के लिए, कोई मतलब घरेलू सामान बनाने के लिए या उसको सेवा करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। बस में कुछ, ये कुछ बात हो गई किसके, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की। अब आते हैं इसके आगे। तो बायोटेक्नोलॉजी पहला तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, दूसरा क्या है देखो, दूसरा हमारे पास है टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फेनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो अगर किसी के अंदर डीएनए डालोगे तो जाहिर सी बात वो अपना प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बनाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, अपना कोई ना कोई वो काम करेगा। आवाज आ रही है ना? देखो, एक तो तरीका ये हो गया, ठीक। दूसरा क्या रीजन होगा देखो, दूसरा कह रहे हैं बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। हो सकता है कुछ लोगों में ये ना दिया हो, कुछ और दिया होगा पुरानी किताब में। सबके दिया है, बहुत अच्छा। यहाँ देखो, यहाँ देखो इधर, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग दूसरा दिया है, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग क्या करा मतलब, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल या माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि पहले जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो हमारे पास लैब ऐसे नहीं हुआ करते थे जो कैसे स्टाइल बस, मैं कुछ जैसे मान लो किसी बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं और पूरा उधर खिड़की खुली हुई है, दूसरा बैक्टीरिया उसमें घुसा है। अब कैसे पता लगे जो इसमें प्रोटीन बनाया इस बैक्टीरिया ने बनाया कि जो पड़ोसी से आया वो बैक्टीरिया बनाया है? चल पाएगा? नहीं पच जाएगा, मतलब पूरा पोल्यूटेड था। जैसे इस समय अभी बैठे हुए यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया घूम रहे, पता है? हाँ, घूम रहे हैं बहुत सारे। देखो वहां देखो एक बैठा हुआ है बगल में, नहीं तो कहने मतलब यहाँ पे एक इधर बैठा हुआ है, देखो एक शीतल के बगल में बैठ के टहल रहा है। देखो कहने मतलब पहले ऐसे थे जहां पे कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था जहां पे बिल्कुल कंप्लीटली वो स्टेराइल बना सके, मतलब कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो उसमें। लेकिन प्रेजेंट टाइम ऐसे लैब बनाए जा सकते हैं जिसमें जो है पूरा स्टेराइल मीडियम हो, वहां कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो, पास में कुछ कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बैक्टीरिया ना हो। इसको बोलते हैं स्टेराइल एम्बिएंट नेचर या एनवायरमेंट। मैं तो जैसे लैब जो बनाया जाता है जहाँ मेडिसिन बनती है, वहाँ जो जो केमिस्ट होते हैं जो बनाते हैं तो पूरा ग्लास पहन के पूरी बॉडी कवर करके, ठीक है, और पूरा जो है एक तरीके से कह सकते हो पूरी गंदगी बिल्कुल भी नहीं रहती, साफ रहता है एनवायरमेंट, और वहाँ पे बहुत ही सेफ सुरक्षित तरीके से बनाया जाता है। अदरवाइज वो अगर नुकसान भी कर जाएगा मेडिसिन में, ठीक है, वही कह रहे हैं यहाँ पे देखो। तो हमारे पास समय साधन हो गया ऐसे कि जो हमारे लैब होते हैं, लैब बिल्कुल स्टेराइल मीडियम बन सकता है, वहाँ कोई बैक्टीरिया वगैरह बैक्टीरिया फ्री बन सकता है, उसी बोलते हैं हम लोग कंटेमिनेशन फ्री। एमबीएस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर माइक्रोब। हम जिस बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं सिर्फ उसी पे काम करेंगे, दूसरा बैक्टीरिया डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कुछ माया ये चीजें हैं, ये हम लोग बात करें ओनली द डिजायर माइक्रोब जो इसमें ग्रो कर सकता है। देखो आगे, यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन और एंजाइम, ठीक है, इसको बनाने के लिए आसानी से बन सकता है बिना किसी कंटेमिनेशन के। Let us now understand the conceptual development of the principle of genetic engineering. अब लोग क्या करें आपने, you probably appreciate the advantage of sexual reproduction. Appreciate मतलब होता है सराहना करना है, और आप देखते हैं यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बेनिफिट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बेनिफिट है ज्यादा, बताओ? वेरिएशन आता है, क्या आता है? वेरिएशन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन आता है, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई वेरिएशन नहीं आता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आगे जब क्या बोलते हैं आपस में, मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्लोन। तो ये फायदे हैं फार्मर, फार्मर मतलब इसकी बात करें सेक्सुअल की, ठीक है, कह रहे कि जो फार्मर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन, इसमें वेरिएशन आते हैं, हर वैरायटी के ऑर्गेनिज्म बनते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन, ठीक। दूसरी बात करें यहाँ पे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी बात करें देखो क्या है, फिर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, जैसे पेरेंट वैसे इनके बच्चे, कोई चेंजिंग होता है नहीं होता है। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है परमिट वेरिएशन, इसमें वेरिएशन होता है, वेरिएशन की वजह क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, मियोसिस, और मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किस फेज में है,
और रिकॉम्बिनेशन ड्यूरेनल कब बनता था? पैकेटीन में। कब डिजोल्व होता था? सॉरी, साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनते थे और डिजोल्व कब होता था? डिप्लोटीन में। ठीक है। डायकाइनेसिस कब होता था? उल्टा पूछ लिया मैंने। टर्मिनलाइजेशन कब होता है? देखो, टर्मिनलाइजेशन होता है डायकाइनेसिस में ना। देखो, ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन प्रोसीजर यूज इन द प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू द इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिजायरेबल। तो पहले ऐसे होते थे कि जो हम जीन बनाना चाहते थे उसके साथ साथ कुछ अनडिजायरेबल जीन भी बन जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ, क्या क्या आता है देखो, टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ आप क्या बनाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, और क्या बनाते हैं? जीन क्लोनिंग, साथ में जीन ट्रांसफर। तीन बातें हैं। पहला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, दूसरा इसकी जीन क्लोनिंग करना, और तीसरा है जीन ट्रांसफर करना। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में तीन बातें हम लोग पढ़ेंगे। नंबर वन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? देखो, अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करें, देखो तो सिंपल सा इसका हम बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इक्वल टू वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, डिजायर डीएनए बोल सकते हो, डिजायर डीएनए, डिजायर डीएनए। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, डिजायर डीएनए बोलते हैं, या इसको एलियन डीएनए भी बोला जाता है। क्या? एलियन डीएनए। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर डीएनए, एलियन डीएनए, और कुछ बोलते हैं इसको, है? यही होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? वही चीज है कि वेक्टर के साथ क्या लगा दो, जीन ऑफ इंटरेस्ट का, डिजायर डीएनए या एलियन डीएनए लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। माया माया, मतलब जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए, जैसे बताया था आपको, कोई प्लाज्मिड आप क्या होता है? प्लाज्मिड क्या कर लेते हैं? बैक्टीरिया प्लाज्मिड क्या है? वेक्टर मतलब वो डीएनए ले जाते हैं। जब वेक्टर मलेरिया प्लाज्मोडियम को कौन ले जाता है? मच्छर की मच्छराइन, मच्छराइन, हाँ पहचान लगे, मच्छराइन ले जाती है। जैसे मलेरिया के लिए कौन ले जाएगी? एनोफ्लिस, और फाइलेरिया के लिए, और डेंगू चिकनगुनिया के लिए। वैसे यहाँ पे देखो सेम काम है वेक्टर का, और इसी वेक्टर के साथ हम लगा देंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर डीन या एलियन डीन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? मान लो मैंने प्लाज्मिड बताया था, ये है आपका स्ट्रेटेड सर्कुलर डीएनए। यहाँ कौन सी साइड पाई जाती है बोलो? बोरी साइड, जहाँ से रेप्लिकेशन शुरुआत होता है। आया? ये है प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के साथ हमने क्या किया? देखो ये क्या है? ये वेक्टर है ना। अरे भैया ये क्या है? प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड बोले तो वेक्टर। अब क्या करोगे यहाँ पे? इसके साथ हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट, कोई जीन हमने पता किया कि भाई ये जीन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, इससे कुछ इससे फायदा हो सकता है। पहला उस जीन को लेके आए हम, निकाल के लाने के बाद क्या किया हमने? देखो यहाँ पे लगा दिया, मान लो अब ये क्या बन गया? आप क्या बन गए? कॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। माया, प्लाज्मिड प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कुछ माया, अब आप कुछ लोग सोच रहे हो कि ये डीएनए इसको लगा क्यों रहे हैं? ट्रांसफर करने के लिए, कि ढेर सारी कॉपी बनाने के लिए। मान लो कोई इंपॉर्टेंट फाइल होती है आपके पास, मान लो नोट्स होता है, अब ऐसा नेट जिससे इस बार सब कुछ आने वाला है। ठीक है, नीट में क्या करोगे? किसी बता दे भाई सब आएगा, और आपने क्या किया? बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम ये करो कि उसके 3-4 सेट जो है फोटो कॉपी करा के अपने घर में रख लोगे। मान लो कोई उठा ले गया तो एक तो रहेगा हमारे पास, 4-5 बना के रख लोगे।
मान लो एक दो कोई उठा भी ले गया, तब भी आपके पास एक सेट पेजर रहता है एडवांस, तो आप पढ़ सकते हो। आया तो ढेर सारी आप कॉपी तैयार कर सकते हो। अदरवाइज गायब हो गए तो गए काम से, मौका अच्छा मिला था लेकिन चला गया। इससे आप तो ढेर सारी कॉपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यहाँ देखो दो काम है। एक तो ढेर सारी डीएनए जो डीएनए आपने लगाया है उसकी ढेर सारी कॉपी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारे डीएनए खराब हो जाते हैं। अगर खराब हो गया तो फिर वही से प्रोसेस करो, पहले आगजम ढूंढ के लाओ, फिर उसकी सेल वॉल काटो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन काटो, डीएनए के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काटो, तब जाके डीएनए मिलेगा, फिर उसको काटो, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है समझ में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी ढेर सारी कॉपी तैयार कर लेते हैं। मान लो 8-10 खराब भी हो गए तब भी हमारे पास इतना रहता है कि उसको हम उसको यूटिलाइज करते हैं। यहाँ देखो तो ये हम लोग बनाए यहाँ पे, इसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सॉरी जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा दिया। तो कई सारे नाम इस नाम से आपको इसमें दिया जाएगा। अब बन क्या गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अगर आपसे पूछे रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों बनाते हैं तो क्या बताओगे? पहला चीज कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को या डिजायर्ड डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। बस में कुछ दूसरा काम क्या है कि जो डिजायर्ड डीएनए की ढेर सारी कॉपी तैयार करेगी। हमने क्या बताया कि इस प्लाज्मिड को आप कहीं भी डाल दो, ये अपना रिप्लिकेशन जरूर करता है। और रिप्लिकेशन शुरुआत कहाँ से होती है? ओरी साइड। यहाँ रिप्लिकेशन करता जाएगा तो झटके में इतना इसका भी रिप्लिकेशन हो जाएगा। जितनी बार रिप्लिकेशन करेगा प्लाज्मिड उतने ही कॉपी तैयार हो जाएंगे। मान लो 20 बार किया तो इससे कितने कॉपी तैयार हो गए? 20 कॉपी तैयार हो गई। उसमें आया? अगर इसको आप निकालोगे तो ठीक है, नहीं निकालोगे तो इसी की प्रोटीन बन जाएगी। प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, एंटीबॉडीज हो सकता है, या कुछ और चीज हो सकता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? तो वेक्टर के कितने काम? दो काम। एक तो डिजायर्ड डीएनए को ट्रांसफर करना और दूसरा क्या है इसकी ढेर सारी कॉपी तैयार करना। ठीक, जिससे आप फोटोकॉपी मशीन में करवाते हो। तो खैर ये बात है। वेक्टर बहुत सारे बताएंगे आपको, प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है ना, एग्रोबैक्टीरियम है, बहुत सारे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ रेट्रोवायरस भी है। खैर ये तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अब आपने जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, पहला प्रोसेस तो ये पता है कि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओ। ठीक है, दूसरी बात क्या देखो, इसके बाद जीन की क्लोनिंग बताया हमने यहाँ पे। अब इसको क्या करो, किसी होस्ट में डाल दो। होस्ट मतलब जो मशीनी तरह काम, मतलब इक्वलाई हो गया। आप क्या करो, इसको ले जाके इक्वलाई के अंदर डाल दो। तो एक मीडियम तो मिलना चाहिए, खाने पीने चीज तो मिलनी चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो क्या करेगा, अपना रिप्लिकेशन वहां शुरू करेगा। उस इक्वलाई के अंदर ये वेक्टर किसी और का है, ये वेक्टर किसी और का है। मान लो ये सामला टाइफाइड जो बैक्टीरिया बताया था, सामला टाइफी बैक्टीरिया, उसका मान लो क्या है था, ये प्लाज्मिड था। क्या था? प्लाज्मिड। और ये डीएनए था मान लो किसी मुर्गे का था, मुर्गा है मान लो, ठीक है, उसका डीएनए था। तो डीएनए किसी और का, प्लाज्मिड किसी और का, और होस्ट कोई और है। तो ये मान लीजिए हमने कि ये जो आपका प्लाज्मिड था ये कहाँ से निकाला हमने? कहाँ से निकाला? सामला टाइफी, किसी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं बेसिकली, तो बैक्टीरिया से निकाला। उसके बाद हमने यहाँ पे डीएनए लगा दिया। लगाने के बाद तो कहाँ डाल दोगे? इक्वलाई बैक्टीरिया के अंदर। कहाँ करोगे? इक्वलाई बैक्टीरिया के अंदर। फिर वहाँ पे इसकी कॉपी तैयार हो जाएगी धीरे धीरे, ये रिप्लिकेशन शुरू कर देगा। जितनी बार रिप्लिकेशन करेगा उतनी इसकी कॉपी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप इस कॉपी निकाल के अलग अलग आगजम में जहाँ चाहो वहाँ ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए प्रोटीन बनाने के लिए उसमें, या एंटीबॉडी बनाने के लिए, ये कॉन्सेप्ट इसका होता है। अब देखो आगे, इसी को हम लोग बोलते हैं जीन क्लोनिंग। जब ढेर सारी कॉपी बनाएगा इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। मैं तीसरा बात क्या देखो, जीन ट्रांसफर। जब आप जीन क्लोनिंग कर लोगे, ढेर सारी कॉपी बन जाएगा, तब इस जीन को, इस डीएनए को किसी उसमें दूसरे आगजा में ट्रांसफर कर दो जहां पे इससे प्रोटीन बन सके। आपने क्या बना लिया? बहुत सारे डीएनए कॉपी तैयार कर लिए। इसके बाद क्या होगा? इसका ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा? ट्रांसलेशन। जहां पे प्रोटीन बनाना हो, ये बहुत लार्ज स्केल की जाती है, वहां इसको ट्रांसफर कर दो। इसलिए इसका नाम क्या बताया? जीन ट्रांसफर। तो पहले डीएनए को बहुत सारी कॉपी तैयार करिए, उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। उस कॉपी तैयार करने के बाद उसको जो जीन है उसको ट्रांसफर कर दो किसी होस्ट के अंदर जहां पे इसे आप प्रोटीन बना सको, है कि नहीं? और प्रोटीन का एंटीबायोटिक मान लेते हैं। ये तीन प्रोसेस बेसिकली आपके बायोटिक में होता है। अगर कह रहे कि ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलाउ अस टू आइसोलेट एंड रिड्यूस ओनली वन और सेट ऑफ डिजायरेबल जीन। कह रहे इसमें कई सारे सेट बना लेते हैं डिजायरेबल जीन के विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। कहने मतलब यह है कि हमें सिर्फ डिजायरेबल जीन चाहिए। हमें पता है कि इस जीन से ये बेनिफिट होने वाला है, ये जीन इस प्रोटीन को कोड करता है, वो प्रोटीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी को डालेंगे और दूसरे को नहीं डालेंगे। इसलिए नाम रखा गया क्या? जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारे मतलब का है फिर वही बनाएंगे। माया मतलब हम लोग क्या हो गए? मतलबी। क्या हो जाएंगे? मतलबी। जो हमारे मतलब को भी करेंगे। भाई हमें बनाना, मान लो कोई एंटीबायोटिक बनाना है तो वही तो लेंगे, इतनी सबको ले लेंगे। उसी की बात करो। देखो ओनली वन आर सेट ऑफ डिजायरेबल जीन विदाउट
इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ द पीस ऑफ डीएनए व्हिच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। अब कह रहे हैं कि मान लो ये जो आपने इससे लगाया है प्लाज्मिड से, ये ना लगाएं। हमने किसी ऑर्गेनिज्म से डीएनए निकाला, मैंने मुर्गे की बात की थी, वहां से निकाला, उसको इकोलाई के अंदर ऐसे डाल दिया, इकोलाई के अंदर इसी को जो है ये, इसी को मैंने डायरेक्टली डाल दिया है। तो पूछ रहे हैं कि मालूम ये इकोलाई बैक्टीरिया है, इसके अंदर इसको हमने डायरेक्टली, देखो ये डाल दिए, ये डाल दिया हमने। तो कह रहे हैं इसका क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। पेट मतलब भविष्य। तो कह रहे हैं इसका भविष्य क्या होगा कि आपने रिकॉम्बिनेंट के साथ नहीं डाला, डायरेक्टली डाल दिया, तो क्या होगा, क्या इसमें ओरिसाइट है, क्या इसका रिप्लिकेशन होगा, नहीं होगा। रिप्लिकेशन नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा। माया इसमें रिप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें ओरिसाइट नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा। ना तो इसकी कॉपी तैयार कर सकते हो, ना तो इसको ट्रांसलेशन कर सकते हो। ठीक, आगे देखो, वही कह रहे हैं कि डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए व्हिच इज समहाउ ट्रांसफर इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म। एलियन ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई। ये जो डीएनए है ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा इटसेल्फ इन द प्रोजेनिक सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्यों नहीं करेगा आपसे पूछे तो बताओगे इसमें क्या नहीं है, ओरिसाइट नहीं है। जो रिप्लिकेशन कराता है वही नहीं है इसमें, तो फिर ये रिप्लिकेशन नहीं करेगा। ठीक, आगे देखो, बट व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट इट मे मल्टीप्लाई। देखो आगे, ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, तो 3 बातें बायोटेक्नोलॉजी में है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर। देखो Eric, do you know the likely fate of the piece of DNA which is somehow transferred into the alien organism? Most likely, this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cell of the organism. But when it gets integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inactivated along with the poster DNA. मतलब ये कहने मतलब है कि अगर आप इस DNA को ले जाते हो और जिस ऑर्गेनिज्म में डालते हो उसके DNA से इसको लगा दो, उसके DNA से लगा दो, वो तो अपना DNA मल्टीप्लाई करेगा ही, साथ साथ इस डीएनए का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जायज बात तो हो जाएगा। मान लो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए आप किसी दूसरे जिस ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हो उसके डीएनए से लगाओ। यहाँ क्या किया गया था, साइटोप्लाज्म छोड़ दिया गया था इसे। ठीक है, साइटोप्लाज्म छोड़ दिया गया था या न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया गया था, तो कुछ नहीं होगा उसका। लेकिन अगर क्या करो, जिस ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हो उसके डीएनए से कुछ जोड़ दो, तो डीएनए अपना मल्टीप्लाई करेगा, उसके साथ साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसकी बात करें, देखो तो आपने साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं डाला, डायरेक्टली आपने क्या किया, डीएनए से लगा दिया दूसरे ऑर्गेनिज्म को, तो कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे वही कह रहे हैं, यहाँ पे देखो उसके साथ साथ वो आगे आगे अपने जनरेशन में भी वो ट्रांसफर होगा, क्योंकि ट्रांसफर क्या होता है, न्यूक्लियस ट्रांसफर होगा तो डीएनए उसके साथ ट्रांसफर हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि इनेटेड विद इन द होस्ट सेल, दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि ये उसके क्रोमोसोम का पार्ट बन गया है। जिस ऑर्गेनिज्म में आपने डाला है उसके क्रोमोसोम का पार्ट हो गया। बस में कुछ दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, विच हैज द एबिलिटी टू रिप्लिकेट इन क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। क्रोमोसोम में क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, जहां से रिप्लिकेशन की शुरुआत होती है। जरा देखो, यहाँ देखो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो इन क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक, मार्क कर लो इसको, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। स्टार्ट में इसको ओरिसाइट इसे बोलते हैं, ओरिसाइट। ठीक, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जहां रिप्लिकेशन शुरू होती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन, और जो रिप्लिकेशन को स्टार्ट कराता है। देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए, किसी भी डीएनए को कई सारी कॉपी अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे से लगाना पड़ेगा इन एन ऑर्गेनिज्म। इट नीड टू बी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम का पार्ट होना चाहिए, विच हैज द स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। और उसमें क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। लेकिन ध्यान रहे, जो प्लाज्मिड होता है उसमें आप रिकॉम्बिनेंट बनाते समय इस बात का ध्यान रहे क्या, जब आप इसमें डिजायर्ड डीएनए जोड़ते हो तो कभी गलती से ये मत कर देना किसी को आपने काट दिया। देखो ये यहीं काट दिया, देखो ये, और यहीं पे आपने क्या लगा दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगा दिया। ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे कभी आप पूरी साइड में मत काट दीजिए, क्योंकि वही तो रिप्लिकेशन कराता है और उसी को आपने काट के उड़ा के फेंक दिया है।
तो रिप्लिकेशन कहाँ होगा, कुछ होगा, ये भी बेकार हो जाएगा। पास में कुछ ध्यान रखना चाहिए कि जो आप रिकॉम्बिनेंट लगा रहे हो उसको ध्यान रखना चाहिए कि आप उस जगह ना काटे जहाँ पे ओरी साइट है, तो ओरी साइट के अलावा कहीं भी आप उसको काट सकते हो। ठीक है, देखो दूसरी बात करें यहाँ पे, दस एन एलियन डीएनए, एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द origin of replication, तो लिंक करते so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism, और host organism ये मल्टीप्लाई करेगा। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड द क्लोनिंग, इसको हम लोग क्लोनिंग बोलते हैं, या मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, ये टेम्पलेट डीएनए के बहुत सारी कॉपी से तैयार कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि हाँ यहाँ लिखा हुआ एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से लगा दिया गया है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के दाएं बाएं और कहीं लगाएंगे, ये नहीं कि इसी में छोड़ दिया गया, ये नहीं करेंगे। यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लगाने के लिए इसको काटना पड़ेगा तभी दूसरे को लगाओगे आप, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना यहाँ नहीं लगाना आपको, क्योंकि आप ओरिसाइटी गैप हो जाएगा। आपके लेटेस्ट नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस, इससे मतलब एग्जाम्पल, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। हम लोग करने क्या जा रहे हैं, देखो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं। एक तरीके से मैंने बता दिया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाओगे, क्या क्या करोगे, प्लाज्मिड में क्या जोड़ोगे, डिजायर्ड डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट या एलियन डीएनए को फॉरेन डीएनए भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तो फॉरेन डीएनए भी लिख लेना, वहां पे 3 लिखवाए होंगे हमने, फॉरेन डीएनए याद नहीं आ रहा था मुझे, तो फॉरेन डीएनए बताया था। ठीक है, तो 4 नाम उसके बेसिकली हैं, वो चीज एक ही, नाम अलग है। देखो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग जीन, लिंकिंग मतलब जोड़ना, इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मान लो किसी प्रॉपर्टी पाई थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद ए नेटिव प्लाज्मिड। कह रहे कि एक प्लाज्मिड है, मैंने बता चुके कि प्लाज्मिड खास बात क्या होती है, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया में, और इससे फायदा क्या है बैक्टीरिया को, फायदा है नुकसान है, फायदा है, क्या फायदा है, क्या, हाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, किसको, बैक्टीरिया को। यानी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दोगे, यानी कि आपके बॉडी में बैक्टीरिया गया और आप एंटीबायोटिक खा रहे हो तो मुस्कुराएगा कि हमको मार रहे हैं भाई, देखो क्योंकि उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मौजूद है। मैं वही कह रहा, तो प्लाज्मिड यही काम करता है, बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रोवाइड करता है। मतलब ये कि अगर एंटीबायोटिक दोगे बैक्टीरिया को, उसकी डेथ नहीं होगी। आप देखो कह रहे कि नेटिव, इसको अब प्लाज्मिड यहाँ डिफिनेशन बताएगी, ये कई बार आपको पूछा भी गया, ध्यान रखना क्या है, देखो मार्क कर लिए, इंपॉर्टेंट है, ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, तो मार्क कर लो, कई बार प्लाज्मिड डिफिनेशन पूछा गया है, ऑटोनोमसली अपना रिप्लिकेशन खुद कर सकता है। ठीक है, सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी जो नॉर्मल डीएनए होगा उसके अलावा ये होता है, किसका, साल्मोनेला टाइफिमुरियम, क्या काज करता है, टाइफाइड, क्या काज करता है, टाइफाइड, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल में, है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे कह रही कि स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ये भाई साहब लोग मिल गए, मिलके काम कर रहे हैं, अकॉम्प्लिश दिस इन 1972 में ये काम किया था, क्या, बाई आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को बाहर निकाला, वो कौन था, प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, उसको निकाला किसने था, कोहेन ने, याद करिए पीछे से साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोट कर रहा था, तो कोहेन ने सोचा कि यार इसको लेके आते हैं बाहर, क्योंकि ये रिप्लिकेशन कर सकता है खुद अकेले, तो हमारे लिए फायदा की बात है ना। तो वही कह रहे हैं कि इसको जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जो है निकाला, कब, 1972 में, टाइगर एक्ट याद है, लायन एक्ट, टाइगर एक्ट 1972। ठीक, आगे देखो, बाय कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम ए प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड से डीएनए काट के बाहर लेके आए, विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रोवाइड करता था प्रॉपर्टीज में। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल, आप कह रहे कि जो डीएनए का जो काटना और जोड़ना किसकी मदद से पॉसिबल हुआ, हर्बर्ट बोयर की मदद से, क्योंकि हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहले एंजाइम की खोज की, कौन सा, एक जो एंजाइम जोड़ने का काम करता था, एक जो काटने का काम करता था। ठीक, तो प्लाज्मिड को निकालने का काम किसने किया, कोहेन ने, और उसको काटने और जोड़ने वाला एंजाइम किसने डिस्कवर किया, हर्बर्ट बोयर ने, वो नाम क्या था, देखो, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड क्या,
रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो इसको मार्कुलर सीजर भी बोलते हैं। कई बार पूछा गया है, कैंची होती है ना, कैंची क्या काटते हैं, कपड़े काटते हैं, वैसे ही मार्कुलर सीजर भी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो और आपको औजार वगैरह सब मिलेंगे ही, है ना, सेक्शन बॉक्स आपके होंगे उसमें, पूरा ब्लेड सर्जिकल सब रहेगा उसमें। देखो इसको मार्कुलर सीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्कुलर सीजर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कह रहे कि द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। अब आपका क्या करिए कि इसको प्लाज्मिड डीएनए को लगा देना है। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर। तो ये प्लाज्मिड डीएनए कैसे काम करता है? वेक्टर की तरह काम करता है। किससे? वेक्टर, यानी कि जीन को ट्रांसफर करने का काम करेगा। टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। यू प्रोबेबली नो दैट मॉस्किटो एक्ट एज ए इंसेक्ट वेक्टर। मॉस्किटो भी वेक्टर काम करता है टू ट्रांसफर क्या? मलेरियर पैरासाइट। क्या नाम उसका? क्या नाम है मलेरिया पैरासाइट का? है प्लाज्मोडियम। कौन सी स्टेज होती है ह्यूमन के लिए और मॉस्किटो के लिए? वेरी गुड। कह रहे हैं कि मलेरिया पैरासाइट इनटू द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब करिए कि जैसे मान लो बता रहे हो, एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मच्छर का एग्जांपल दिया उन्होंने प्लाज्मोडियम का, जैसे वो ट्रांसफर करता है कौन? मॉस्किटो। वैसे डीएनए ट्रांसफर कौन करता है? प्लाज्मिड, है ना। देखो वेक्टर, करिए कि इन द सेम वे ए प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज वेक्टर। यहाँ पे उसी तरीके से कह रहे हैं जैसे आप वहां पढ़ा था आपने मलेरिया में, वैसे करिए जो प्लाज्मिड होता है वो भी वेक्टर तरह यूज कर सकते हैं। वो प्लाज्मोडियम को डिलीवर करता था और ये एलियन पीस को डिलीवर करता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिलीवर करता है। इतना फर्क है, काम वही है। डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ध्यान रखिए कि एलियन पीस ऑफ डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन डीएनए सब एक ही हैं। अलग अलग जगह इन लोगों ने अलग अलग नाम दिया है ताकि बच्चे पागल हो जाए। ये कुछ और है, वो कुछ और है सब एक ही, नाम अलग अलग दिया है। देखो लिंकिंग ऑफ, लिंकिंग मतलब जोड़ना। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन with the plasmid vector become possible। किसकी मदद से? with the enzyme DNA ligase। तो काटना पॉसिबल हुआ with the enzyme मार्कर सीजर जो न्यूक्लियस। जोड़ना पॉसिबल हुआ with the enzyme DNA ligase। काटना और जोड़ना दोनों हो गया। which act as a cut DNA molecule and join their in। देखो आगे, this makes a new combination of circular automatic replicating DNA। इसमें नया कॉम्बिनेशन बन गया सर्कुलर ऑटोमेटिक रिप्लिकेटिंग डीएनए ट्रीटेड इन विट्रो। इन विट्रो मतलब कहां पे? लैब में। ठीक है, देखो आगे, एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पूछता क्या है तो क्या बताओगे? वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, या एलियन डीएनए। आगे देखो, व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू द इसिस्टा कोलाई। जब इस डीएनए को इसिस्टा कोलाई में ट्रांसफर किया गया, और ये कैसे काम करता था बच्चे? होस्ट की तरह। क्या है? होस्ट। ठीक है, निकाला कहां से था प्लाज्मिड को? ताम्ला टाइफिमुरियम से। कब निकाला? 1972 में। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस कहां किया? होस्ट में। कहां पे? होस्ट में। यहां देखो, ये बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड टू द साल्मोनेला। ये बैक्टीरिया जो है क्लोजली रिलेटेड होता है किससे? साल्मोनेला। मतलब जैसे ये होता है वैसे वो भी होते हैं। इट कुड रिप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। दूसरी बात कह रहे हैं कि ये जो है रिप्लिकेशन करेगा, जो लेकिन एंजाइम किसका यूज करेगा? जो होस्ट होगा उसका यूज करेगा। नाम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए से डीएनए बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज। याद है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। याद है? देखो आगे, एंड मेक मल्टीपल कॉपीज, और ढेर सारी कॉपी बनाता है। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन इन ए ई कोलाई। इसको बोलते हैं क्या? क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। प्लाज्मिड को निकाला ताम्ला टाइफिमुरियम से और होस्ट में किस में डाला? ई कोलाई में। ध्यान रखिएगा, कब किया गया? सब 1972 में। किसके द्वारा किया गया? स्टेले कोहेन और बोयर के द्वारा। इतनी बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की क्लोनिंग कर ली गई। समझ? और देखो, यू कैन हेंस इन्फर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड करना हो तो कह रहे हैं कि 3 बेसिक स्टेप होते हैं। पहला क्या?
आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, आप उस डीएनए को आइडेंटिफाइड करिए जिसमें आपके मतलब का जीन मौजूद हो, है ना। मान लो कोई प्रोटीन बनाता हो या कोई दवा बनाती है, ऐसा कुछ पता चले। पहला काम तो ये करना। दूसरा क्या, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ दैट आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब जो आइडेंटिफाइड डीएनए है इसको कहाँ डाल दोगे, होस्ट में। तीसरा देखो यहाँ पे जाहिर सी बात रिकॉम्बिनेंट बना के, हम नहीं डायरेक्टली डाल देंगे, रिकॉम्बिनेंट बना के। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। उसके बाद जो डीएनए होता है उसके प्रोजेनी में ट्रांसफर कर दो, या उस डीएनए से आप क्या कर दो, प्रोटीन बना लो। दोनों बातें हो सकती है, ठीक है। तो तीन बेसिकली कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं। हम लोग बात करें किसके, एंजाइम के, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक लाइन में बात करें तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये हम लोग बात करें 1972, ठीक। हमने लिया प्लाज्मिड, किसका लिया बोलो, प्लाज्मिड लिया साल्मोनेला टाइफी का, ठीक। और उसमें होस्ट क्या था बताओ, होस्ट था ई कोलाई, ठीक। ई कोलाई हो गया यहाँ पे। और जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या था, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मतलब हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की ढेर सारी कॉपी तैयार करना चाह रहे हैं। जब कब हुआ, 1972। ये आपसे पूछ सकता है सीधी सीधी बात। इतने सारे काम किए गए और साइंटिस्ट वही हमारे साहब, बोयर साहब और कौन साहब, कोहेन साहब, ठीक। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन तो अभी बेसिकली आपको मिले नहीं है, क्वेश्चन अभी आ गया है। जहाँ क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा, वहां पे हॉटस्पॉट कर लेना, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से बहुत कम चांस की 10 क्वेश्चन आएंगे। हो गया बच्चे, हो गया, सबका हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए को काट दिया, जोड़ दिया, रिप्लिकेशन करा दिया, औजार अब आ रहा है, काटने पीटने के बाद औजार आ रहा है। बस में कुछ देखो, टूल्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, तो देखिएगा आप। अब कह रहे क्या क्या औजार हम लेंगे जिसकी वजह से हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे यानी कि डीएनए को काट सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ये सब चीजें हैं। वही बात है जो आपको बताया यहाँ पे। काटने के लिए चाहिए क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जोड़ने के लिए चाहिए, रिप्लेसमेंट कराने के लिए क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। और एक क्या चाहिए, होस्ट चाहिए। एक क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। हो गया काम, ये तो है टूल्स, यही है टूल्स। देखो इसे गाड़ी बनाना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, रिंच चाहिए, पेचकस चाहिए, सब सारी चीजें, पूरा है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे इसके लिए बनाया गया, डीएनए काटना है तो जोड़ना है, तो सारी चीजें इसके लिए, सारी टूल उसी को बोला है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो जरा, tools of recombinant DNA technology. Now we know that from the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tool. आपके पास टूल होना चाहिए। क्या क्या टूल, देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या, बोलो, काहे लिए, जोड़ने के लिए है, काटने के लिए, जोड़ने के लिए। एक तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे फालतू का क्वेश्चन, कई सालों से पूछा जा रहा है, काटने वाले एंजाइम का नाम बताइए। क्या बताओगे, बच्चों वाले क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। देखो जोड़ने वाले एंजाइम का नाम बताइए। डीएनए लाइगेज होता है कि पूछा कम जाता है, कि फिर भी ये पूछा जाता है। देखो टूल्स क्या, देखो नंबर 1 क्या, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नंबर 2 पॉलीमरेज एंजाइम, काहे के लिए, पॉलीमराइजेशन करने के लिए, रिप्लिकेशन करने के लिए। नंबर 3 बोलो, लाइगेज चाहिए। क्या चाहिए, लाइगेज चाहिए। नंबर 4 क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। नंबर 5 क्या चाहिए, होस्ट चाहिए। माया कितने टूल चाहिए आपको, 5 चाहिए। माया इसे मच्छर को मारने के लिए क्या चाहिए, तलवार चाहिए, नहीं तलवार चाहिए मच्छर को मारने के लिए, है हाथ खट, बहुत मच्छर मारने के एक्सपीरियंस। हाथ से मारी मार पाई कभी, मारा है? दिन भर यही करते तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, मछली मारती रहती हो, क्या करिए। देखो कितने टूल्स हैं बोलो, 5। नंबर 1 बोलो क्या है, बताओ बच्चे, रजिस्ट्रेशन एंजाइम। नंबर 2 के बाद
ठीक है, कितने चाहिए? 5 हुए ना, तो ये हो गए हमारे टूल्स। पहला चाहिए हमें एंजाइम, दूसरा चाहिए होस्ट, तीसरा चाहिए वेक्टर, देखो एंजाइम कितने बच्चे? देखो एक चाहिए हमारा कौन सा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या रिस्ट्रिक्शन, क्या चाहिए? एंजाइम। दूसरा क्या चाहिए? डीएनए लाइगेज, ठीक। और क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा बताओ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों चाहिए? फॉर कटिंग, डीएनए को काटने के लिए, और डीएनए लाइगेज जोड़ने के लिए, फॉर ज्वाइनिंग डीएनए। पॉलीमरेज कह लिए? फॉर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। जगह कम पड़ गया, इतना छोटा लिख रहा हूं मैं, देखो मैं कुछ अच्छा साफ साफ दिख रहा है कि ब्लर हो गया? इसी में ब्लर हो गया है, दिख तो रहा ही है, दोबारा तो लिखूंगा नहीं मैं। और ये वेक्टर है, वेक्टर में कई सारे हैं, ठीक है, जैसे कि प्लाज्मिड, और बोलो, जैसे बैक्टीरियोफेज, और बताओ, जैसे क्या? एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, जैसे क्या? रेट्रोवायरस। हाँ बच्चे, टीबीआर 322 लिख डालें क्या? लिख दो, मन कर रहा तो लिख डालें। देखो टीबीआर 322, ये वो प्लाज्मिड में ही आता है, प्लाज्मिड का टाइप है टीबीआर 322। हो गया? तो ये चाहिए आपको, समझ में आया? होस्ट ज्यादातर 99% केस में आपका इक्वलाई ही लिया जाता है। होस्ट जो क्या लिया जाता है? इक्वलाई। और भी ले सकते हो, कोई दूसरा होस्ट भी ले सकते हो जो आपके नजदीक हो, ठीक है। तो आपको टूल चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए 3, एंजाइम चाहिए, होस्ट चाहिए, वेक्टर चाहिए। एंजाइम में 3 चाहिए, एक तो काहे लिए? काटने के लिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक जोड़ने के लिए, डीएनए लाइगेज। एक चाहिए रिप्लिकेशन कराने के लिए, डीएनए पॉलीमरेज। होस्ट चाहिए जो ज्यादातर इक्वलाई होता है, और वेक्टर चाहिए जिसमें पीबीआर 322, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, रेट्रोवायरस, एग्रोबैक्टीरियम हो सकता है। एग्रोबैक्टीरियम प्लांट के लिए, रेट्रोवायरस एनिमल के लिए, ठीक। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं आर्टिफिशियल तरीके, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक जीन गन, और भी होते हैं डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए, हम आगे बताएंगे इसके बारे में, ठीक। माइक्रो इंजेक्शन होता है किसके लिए? इंजेक्शन किसके लिए लगाते हैं? एनिमल के लिए। माइक्रो इंजेक्शन एनिमल के लिए, बायोलिस्टिक जीन गन प्लांट के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है? एग्रोबैक्टीरियम किसके लिए? प्लांट के लिए। रेट्रोवायरस एनिमल के लिए। क्या? वेक्टर। कुछ में आया समझ में? तो ये इतने हथियार चाहिए, अब इतने हथियार लेके आप चलेंगे आगे, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। कुछ में आया? सबको हो गया? आगे बढ़े, देखो इधर, तो ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखो यहाँ क्या है, देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे पहले हम बात करें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, फिर पढ़ेंगे किसके बारे में? पॉलीमरेज एंजाइम की। फिर आगे जो भी एंजाइम के बारे में पढ़ते जाएंगे। देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन द ईयर 1963, 1963 की बात है क्या? टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है, इन इक्वलाई वर आइसोलेटेड। किसने आइसोलेट किया था? किसने किया था? अरे वही थे, हार्वर्ड बॉयज साहब। भूल गए क्या? इतनी जल्दी भूल जाओगे तुम लोग?
हर्बर्ट बोयड साहब की बात कर रहे हैं। देखो 1963 two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One of these added मिथाइल ग्रुप, जिनमें से क्या करता था, मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था, किससे, डीएनए से कुमला के जोड़ने का काम करता था। और ऐड करने वाला कौन सा एंजाइम है, दूसरी करे वाइल द अदर कट डीएनए, दूसरा डीएनए को काटने का काम करता तो कौन सा है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज, और वो क्या था, डीएनए लाइगेज। ठीक है, लाइगेज की बात करें, देखो वास कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज। आगे देखो यहाँ दूसरी बात करें, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियोज, ठीक है, हिन डी सेकेंड, इसको बोलते हैं हिन, हिंद नहीं होता, हिन डी सेकेंड, ठीक है, इसको बोलते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस से आया है। कहां से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस से आया है, इसको हिन डी सेकेंड पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछे पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम कौन सा था, क्या बताओगे, हिन डी सेकेंड, याद रखिएगा, थर्ड नहीं है, सेकेंड है। एक तो ये पूछा था, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, देखो पहला एंजाइम whose functioning dependent on specific DNA molecule sequence, इसका फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, डीएनए मालिक्यूल सीक्वेंस, जाहिर सी बात है, नाम ही क्या, देखो रिस्ट्रिक्टेड, ऐसा नहीं कहीं कहीं पाया लेके काट दिया। छोटा बच्चे को आप दे दो कैंची और दे दो कपड़ा, उसे बोलते पैंट बना दो, इससे कोई शर्ट बना दो, क्या करेगा वो, ये कैंची उठाएगा, यूं चलाएगा, यूं चलाएगा, यूं चलाएगा, यूं चलाएगा, कपड़े काट के रख देगा वो। मैं यह कभी, या आप लोग जाते हो किसी टेलर की दुकान पे, गलती से अगर आपके हाथ में कैंची लग गया और कहीं कपड़ा रखा हुआ थोड़ा सा टुकड़ा कटा हुआ, क्या करे तू, कैंची उठाया और काटना शुरू कर देता हो, तब तक वो आता है, अरे यार क्या कर दिया यार, देखो अब क्या है, देखो तो पहला क्या है, देखो स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल वाज आइसोलेटेड एंड कैटेगराइज्ड 5 years later। अब देखो क्या कर रहे हैं, तो पहला जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज है वो कौन सा था, हिन डी सेकेंड, कुछ फंक्शन डिपेंड ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इसके सीक्वेंस में डिपेंड करता है, मतलब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटता है, जब तक वो सीक्वेंस नहीं मिलेगा ये नहीं काटेगा। जैसे टेलर होता है, टेलर को पता है इससे पैंट बनाना है कि अंडरवियर बनाना है, उस हिसाब से काटता है, तो काट दिया पैंट बनाने की, बना दिया अंडरवियर, जो जो कपड़ा दिया होगा पिटाई कर देगा उसकी। यहाँ देखो तो कह रहे इसका जगह फिक्स होता है, कहाँ से काटना है फिक्स होता है। देखो क्या कह रहे, देखो वाज आइसोलेटेड एंड कैटेगराइज्ड 5 years later, मतलब ये कहने मतलब है कि जो ये पहले तो इसका डिस्कवरी हो गया था, लेकिन इसके बारे में जो बताया गया था 5 साल बाद बताया गया। इट वाज फाउंड दैट इन दिस सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे काटता है, बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। ठीक है, जैसे टेलर देखा होगा आपने, जब काटता है, हालांकि उसके हाथ थोड़ा सा एक्सपर्ट होता है, फटाफट काट देता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब होता है तो काटता बड़ा ध्यान देते करते, यूं काटता है, बिल्कुल ऐसे से काटता है, जब तक वो जगह नहीं मिले तो वो नहीं काटेगा। ठीक, कहीं से पाया उड़ा के काट दिया, काटने मतलब नहीं है, काटना है, उसे प्रॉपर कपड़ा बनना चाहिए। वैसे ये भी काम करता है, जब तक इसको पार्टिकुलर जगह नहीं मिलेगा वहां से नहीं काटेगा ये। और कहाँ से काटेगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द 6 बेस पेयर, 6 बेस पेयर होगा, उस 6 बेस पेयर में किसी एक पॉइंट से ही काटेगा। देखो जब तक वो पॉइंट नहीं तो ये नहीं काटेगा। दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, मार्क करो। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस जो होता है इसी को रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोला जाता है फॉर हिन दी सेकेंड। ठीक है, 6 बेस सीक्वेंस होता है, उसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा ए और टी के बीच से, एडेनिन और थायमिन के बीच से, और बीच से थोड़ा सा हट के। अभी आएगा डीएनए, इस बारे में बात करें। देखो बेसाइड हिन दी सेकेंड टुडे वी नो मोर देन 900 रिसेप्शन एंजाइम, मार्क करो इसको। प्रेजेंट टाइम हम लोग 900 से ज्यादा, क्या मोर देन 900 रिसेप्शन एंजाइम मौजूद हैं दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 230 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से निकाले गए हैं। समझ में आया? यानी ये तो है ही, इसके अलावा 900 से ज्यादा इस समय रिसेप्शन एंजाइम है। ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और सबके जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक के बारे में बताया गया है, कौन सा, इन डी सीक्वेंस के बारे में। कितने रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, 6। कितने होते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, कितने होते हैं, 6 बेस पेयर होते हैं। कितने, 6। अब इसके बारे में पढ़ना भी, देखो द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम, कन्वेंशन मतलब परंपरा, क्या है, देखो कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम जीनस। पीछे बताया भी कि किसी भी एग्जाम का नाम जब रखते हैं तो पहला लेटर किससे डिपेंड करता है, जीनस से, दूसरा स्पीसीज से। कौन सा कॉन्सेप्ट है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या फर्स्ट लेटर नेम कम फ्रॉम जीनस,
एंड द सेकेंड लेटर, 2 लेटर जो होता है, ठीक है, सेकेंड 2 लेटर कम फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड, जहां से इसको आइसोलेट किया गया है। इसे बताया गया इको R1, क्या इको R1 कैन कम फ्रॉम इसिशिया कुलाई RY13, इसिशिया कुलाई RY13। क्या मतलब देखो यहाँ पे ई का मतलब क्या है, इसिशिया, सीओ का मतलब क्या है, कुलाई। ये पूछा गया था ये कि सीओ का मतलब क्या है, क्या बताओगे, कुलाई, तो इसिशिया कुलाई। अच्छा आर क्या है, आर स्टेन का नाम है, आर क्या है, स्टेन का नाम है, ये है स्टेन। स्टेन कौन सा, देखो RY13, RY, ठीक है, क्या है 13, ये स्टेन का नाम है, ठीक, R1 13 14 इस टाइप से, ठीक है। तो देखो अब यहाँ तो क्या है, ये स्टेन हो गया, और ये कौन सा, इको R1 पहला, और 1 2 3 क्या है, किस सीक्वेंस में इसको ऑर्डर है, क्या ये ऑर्डर है, किस ऑर्डर में इस एंजाइम की खोज की गई है, देखो यहाँ पे। और ये 1 2 3 ऐसे 1 2 3 ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये क्या है, ऑर्डर है। पहले ये बनाया, इसके बाद दूसरा बनाया, यानी कि इको R1, इको R2, इको R3 ऐसे बहुत सारे बनाए गए हैं, और इसका ऑर्डर क्या है, सबसे पहला है। बस में कुछ सबसे पहला बनाया गया इको R1, उसमें आया। तो ई का मतलब इसिशिया, सीओ का मतलब कोलाई, आर का मतलब स्टेन है, जैसे RY13 स्टेन का नाम है, और फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है किस ऑर्डर में इसको बनाया गया है। बस में कुछ, ये पहला ऑर्डर था, इसे दूसरे होते, इसे तीसरे होते, बहुत सारे होते। तो खैर इसकी बात हम लोग कर रहे थे, आप दूसरी बात कर रहे थे, कह रहे कि इन इको R1 द लेटर आर, आर की बात कर रहे, देखो इज द डिराइव फ्रॉम द नेम, यहाँ देखो जैसे मैं फिर से देखो, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन इंडियन न्यूक्लियस कौन सा था बताओ, इंडी सेकेंड। दूसरी बात करें यहाँ पे, और इसकी खास बात क्या है, देखिए इसका जो इंपॉर्टेंस वो 5 साल बाद बताया गया। दूसरी बात इसकी खास बात क्या है कि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटने का काम करता है, खासकर जहाँ पे 6 बेस सीक्वेंस होते हैं, 6 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। उस 6 बेस पेयर में किसी एक जगह काटता है, उस खास जगह का नाम है क्या, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए तो 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इंडियन न्यूक्लियर मौजूद है, जो 230 डिफरेंट बैक्टीरिया से आइसोलेट किए गए हैं उसमें। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे कि जो इसका जो नाम रखते हैं हम लोग, पहला लेटर जो होता है नेम का, वो किसको डिपेंड करता है, जीनस को, इसिशिया इसीलिए कैपिटल्स लिखा हुआ है। दूसरा डिपेंड करता है सीओ, मतलब वो डिपेंड करता है किसको, स्पीसीज को। और उसके बाद वाला जो आर होता है वो डिपेंड करता है स्टेन को, कौन सा स्टेन है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डर होता है, किस ऑर्डर में इसको खोजा गया है। ऐसे इको R1, इको R2, इको R3 ऐसे बहुत सारे बनाए गए, ठीक। अब पहले देखो यहाँ पे आर के बारे में बात की है, कहाँ से डिराइव किया इसके बारे में आपको बताएगा। देखो स्टेन, स्टेन हो गया, रोमन नंबर ऑफ फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेट, ये ऑर्डर बताया गया किस ऑर्डर में इसको आइसोलेट किया गया फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ई क्या है, सीओ क्या है, आर क्या है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है। रेसिस्टेंट एंजाइम बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड द न्यूक्लियस। आपको याद करिए कितने एंजाइम के टाइप बताए थे, 3 बायोमॉलिक्यूल में, भूल गए, ये बताए थे। छठा क्लास कौन सा था, लाइगेज। फर्स्ट कौन सा था, ट्रांसफरेज, दूसरा कौन सा था, ट्रांसफरेज के बाद क्या था, हाइड्रोलेज, कौन सा था, हाइड्रोलेज। उसके बाद लाइजेज, उसके बाद क्या था, आइसोमेरेज, है ना, आइसोमेरेज, उसी की बात करें। हालांकि वहां कोई ऐसा दिया नहीं था न्यूक्लियस, लेकिन हाइड्रोलेज में ही आ जाएगा, ये न्यूक्लियस भी उसी में आ जाएगा। देखो हाइड्रोलिसिस करता है, देखो restriction enzyme belong to the larger class of enzyme, larger class of enzyme called the nuclease। these are of two kind, दो टाइप के होते हैं, देखो एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, डीएनए के किनारे से काटने का काम करता है कौन, एक्सोन्यूक्लियस। और देखो वेरेज जो एंडोन्यूक्लियस होता है मेक कट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, ये डीएनए के बीच से काटता है। तो बीच से काटने के लिए क्या यूज करते हैं, डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और किनारे से काटने के लिए एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। दो टाइप के हो गए। देखो अब करिए कि जो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ काटने का ही काम करता है, पहला काम करेगा, जैसे यहाँ देखो इधर ये दिखाया गया, ये तो वेक्टर का डीएनए है
और ये मान लिया हमने फॉरेन डीएनए है, ठीक। तो दोनों काटना है, मान लो वेक्टर डीएनए है, ठीक। सबसे पहला काम करता है ये, देखो यहाँ ऐसे चलेगा, देखो ऐसे चल रहा है इस सीक्वेंस में, ऐसे चले, उसके बाद जैसे यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, तुरंत रुकेगा और आसपास देखेगा बिल्कुल ऐसे, और तुरंत यहाँ से काट देगा। पहले पूरे डीएनए के इंस्पेक्शन करता है, मतलब निरीक्षण करता है। इंस्पेक्टर नहीं होते, क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। तो पहले यहाँ पे निरीक्षण करेगा, जहां पे इसको जगह मिलेगा वहीं से ये काट देगा। तो ये कहाँ से काटता है, देखो ये बीच वाला पोर्शन है, देखो ये क्या है, बीचों बीच, दिख रहा है। तो बीच से थोड़ा सा हटके काटता है, बीच से थोड़ा हटके लेफ्ट साइड पे, बीच थोड़ा सा हटके राइट साइड पे, समझ। तो बीच से थोड़ा सा हटके काटता है, और जी और ए के बीच से काटता है। कौन कौन, अरे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं मैं, यानी कि जहां मर जाए वहीं काट दिया। तो जी और ए के बीच से काटता है, और बीच से थोड़ा सा बीचों बीच से थोड़ा हटके काटता है। तो इसका मतलब ये कि सबसे पहला काम करेगा, पूरे डीएनए के इंस्पेक्शन करेगा, निरीक्षण करेगा, जगह देखे, जहां उसको सुटेबल जगह मिलेगा सिर्फ वहीं से काटेगा। देखो ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस वंस इट फाइंड स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जैसे इसको सीक्वेंस मिल जाएगा, जी और ए मिल जाएगा, वहीं से ये काट देंगे। It will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at specific position in their sugar phosphate backbone। बैकबोन किसका बना था, शुगर और फॉस्फेट का। नाइट्रोजनस बेस कहाँ लगे थे, इनवर्ड की आउटवर्ड, इनवर्ड लगे थे, याद देखो। दूसरी बात कह रहे हैं कि ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक, ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज जो होता है रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। ये पूछा जाता है। पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मतलब होता है कि अगर आप राइट से पढ़ते हैं या लेफ्ट से पढ़ते हैं तो सीक्वेंस सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, जैसे यहाँ से स्टार्ट करोगे तो टी 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 ये आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, जी। जो चीज इधर से पढ़ने मिलेगी वो चीज इधर से पढ़ने मिलेगी, मिल रहा है। यहाँ सी लिखा, सी टी टी ए जी, ऐसे कर सकते हो। देखो जी ए टी, इसको गेट सी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगर पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ते हैं, जी डबल ए डबल टी सी। ये पूछा गया कई बार, सीक्वेंस पूछा गया है। इसको हम लोग गेट सी पढ़ते हैं, तो इधर से पढ़ोगे तो गेट सी, इधर से पढ़ोगे तो गेट सी। तो लेफ्ट और राइट पढ़ने में अगर एक सीक्वेंस मिले, इसको बोलते हैं क्या, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, क्लियर है। राइट पूछा था कौन सा पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है, तो आप देख लो ऊपर वाला जब लेफ्ट से राइट पढ़ने पे जो सीक्वेंस आ रहा है, क्या वो राइट से लेफ्ट पढ़ने पे सीक्वेंस आ रहा है। अगर आ रहा है तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, नहीं आ रहा है तो, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, कर लोगे, कोई दिक्कत। अंशु अनु नहीं कर पाओगे कर लोगे ना, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। देखो ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में आया, पैलेंड पूछे कि कौन सा इसमें पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस जो है सही है, तो क्या करना आपको, आप लेफ्ट टू राइट पढ़िए, जो सीक्वेंस ऊपर वाले में लेफ्ट टू राइट मिले डीएनए में, वही नीचे राइट से लेफ्ट मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, और नहीं है तो नहीं है। कुछ माइक नहीं आया, उड़ गया, आया, अब आ जाओ आगे। तो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस कहां से काटता है, किनारे से, बीच से है क्या, एक्सोन्यूक्लियस है साइड से, मतलब किनारे से, और एंडोन्यूक्लियस यहां देखो जरा। अब हम लोग बनाने क्या है बच्चे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और बताया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इक्वल टू वेक्टर प्लस क्या, फॉरेन डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट। वही तो कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये क्या है, वेक्टर, और ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे बना, देखो यहाँ देखो लिखा हुआ है, एक्शन ऑफ द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइड पे काटेगा। यहाँ देखो ये वेक्टर डीएनए है, तो पहले क्या बताया कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है पूरा इंस्पेक्शन करता है। ये भी बताया कि डीएनए के पूरे सीक्वेंस से कभी रेप्लिकेशन नहीं होता है, थोड़ा सा पार्ट का होता है। यहाँ देखो GAATTC लिखा हुआ है, यहाँ भी वही सेम चीज लिखा हुआ है। तो कहाँ से काटे, देखो जी और ए के बीच से, है ना, बताया इसमें। देखो जी और ए के बीच से यहाँ से काटा, और यहाँ से काटा। देखो यहाँ भी जी और ए के बीच से काटा, ये भी तो देखो ये फॉरेन डीएनए है, ठीक है। और फॉरेन डीएनए में कहा, देखो जी और ए के बीच से, जी और ए के बीच से ये एरो भाग गया इधर, जोश में आ गए थे, ठंडी में भी जोश लग जाता। देखो इसको यहाँ कर लेना बुक में, ठीक है, जी और ए के बीच से, ठीक है। ये एरो यहाँ से भाग गया है, ठीक।
गलती हो गई है, इनको माफ कर दो। देखो जी और ए के बीच से हो गया। अब क्या होगा देखो, अगर मान लो दोनों के लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज यूज करें, क्या ये कभी रिकॉम्बिनेंट बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, क्योंकि सबके रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस क्या होता है, अलग अलग। ये मान लो जी और ए से काटता है, मान लो कुछ ए और टी से काट दे, तो क्या दोनों पैस्टिव मिल पाएंगे? कभी नहीं मिल पाएंगे। इसी वजह से वेक्टर को काटने के लिए और फॉरेन डीएनए को काटने के लिए सेम एंजाइम यूज करते हैं। ये भी पूछ जाता है कि अलग अलग क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग अलग होगा, ये रिकॉम्बिनेंट नहीं बन पाएगा। मैं देखो आगे, ये आपने काट के उड़ा दिया, उड़ गया। अरे उड़ गया, कहाँ उड़ गया? ऊपर गया। देखो ये जो बचता है, ये जो बचता है इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। क्या बोलेंगे? स्टिकी एंड। यहाँ देखो इसका भी बचा, यहाँ से नीचे काट के उड़ा दिया, यहाँ से ऊपर से काट के उड़ा दिया, कोई दिक्कत? देखो यहाँ से देखो, ये कटा बच्चे ऐसे उड़ गया, पूरा उड़ गया, ये पूरा हटा दिया, ठीक। और यहाँ जब काटेंगे बच्चे, देखो इधर से काटा, ये काटा था कहाँ से? हमको क्या, हम काट ही देंगे, कहीं से भी काट देंगे। यहाँ देखो ये कट गया इधर से, ये ऊपर से कट गया, हाँ ठीक, ये पूरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी पूरा जाएगा, ये जी वाला भी चला जाएगा, ये ठीक है, पूरा कट जाएगा। कितना पूरा जाएगा पोर्शन? ये कट गया पूरा। कटने के बाद देखो जो बचा, ये देखो यहाँ, ये पोर्शन क्या बताएगा? स्टिकी एंड। और स्टिकी एंड ले जाके आपस में क्या करेंगे? आपस में चिपका देंगे। जब चिपका देंगे तो पूरा ये कॉम्प्लीमेंट्री सामने सामने आ जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री आने से स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। उसमें आया, ये बता चुके। इसके बाद तो काटने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं स्टिकी एंड। बोलेंगे क्या बोलेंगे? डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन टू स्टिकी एंड, और डीएनए फ्रेगमेंट को आपस में चिपका दो, किसकी मदद से? अरे डीएनए लाइगेज की मदद से। जोड़ने की बारी आएगी तो डीएनए लाइगेज, काटने की बारी आएगी तो वही पुराना कौन? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज। भूल कैसे गए? यहाँ देखो, जब इसको जोड़ दोगे, जुड़ गया, ये क्या बन गया बच्चे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। बहुत मुश्किल था क्या? फिर से सुनो क्वेश्चन क्या क्या है। जो गैट्सी, ये देखो इसके 6 बेस सीक्वेंस देखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। पहली चीज याद रखना, कितने हैं? 6। दूसरी बात, जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको काटता है तो बीच से थोड़ा सा हटके, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिड पॉइंट एंड बिटवीन बिटवीन जी एंड ए और जी के बीच से काटेगा, और मिडिल से थोड़ा सा हटके काटेगा। वो लेफ्ट भी हो सकता है, वो राइट भी हो सकता है। कहाँ पे? वेक्टर में कि जीन ऑफ इंटरेस्ट में, फॉरेन डीएनए में, दोनों में। समझ में आया कुछ? और हमेशा ध्यान रखना कि दोनों के लिए सेम एंजाइम यूज करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे इसके लिए अलग इसके लिए अलग, क्योंकि रिएक्शन सीक्वेंस अलग हो जाएगा। फिर कभी आप जोड़ मत पाइए, तो बढ़िया से जो जुड़ गया ना, ये देखो ऐसे जुड़ नहीं पाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। समझ में आया? खत्म। जो चीज यहाँ पे इसको ऐसे दिया गया है, सेम चीज को इन्होंने ऑक्जम में डाल के उसको समझाया गया दूसरे पेज पे। देखो सबके समझ में आ गया? ये जितनी बातें, हर पॉइंट पे क्वेश्चन है इसका। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ काटता ही नहीं है, पूरे डीएनए का इंस्पेक्शन भी करता है, यानी कि निरीक्षण भी करता है, उसमें। और सही जगह मिलने पे वहां पे काट देता है। एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कई बार क्वेश्चन आया, वो देखो, do you know what palindromic sequence? These are grouping of the letters that from the same words when read both forward and backward, just like to Malayalam. What? Malayalam. Annagunam. यहाँ देखो मलयालम है, as against a word palindromic where the same word is read in both direction. हालांकि इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया बहुत ही गलत दिया है। इन्होंने एक ही लाइन में पूरा पैलिंड्रोमिक डाल दिया, जबकि वहां एग्जाम्पल अलग है। दो अलग अलग डीएनए के बेस सीक्वेंस में चीजें होनी चाहिए, एक ही लाइन में नहीं होनी चाहिए। समझ? एक ही लाइन में कहाँ मैच कर रहा है? अगर उधर देखो तो गैट्सी बन के आएगा, लेफ्ट साइड पे जी है, राइट साइड पे सी है, कहाँ मैच कर रहा है? उसमें ये एग्जाम्पल इन्होंने बहुत ही गलत दिया है। खैर फिर भी देख लो, इनकी भावनाओं को समझ लो, बस छोड़ दो क्या कहना चाह रहे हैं। मलयालम लिख के दिए है, मलयालम को आप इधर से पढ़ो, लेफ्ट से पढ़ो, चाहे राइट से पढ़ो, वही चीज आएगी। आएगा नहीं आएगा? है ना? तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल से इनको देना चाहिए। क्या बताएं इनको? देखो, एज अगेंस्ट वर्ड पैलिंड्रोमिक वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, लेकिन अलग अलग इस पे डीएनए के स्टैंड पे, एक पे नहीं। द पैलिंड्रोमिक इन डीएनए इज सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द टू स्टैंड। यहाँ पे उन्होंने सही दिया, देखो दो स्टैंड पे सेम सीक्वेंस आना चाहिए, यहाँ पे सेम स्टैंड पे दोनों सीक्वेंस कर दिया है ना? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। खैर आपको समझ में आ गई होगी। रीड सेम ऑन बोथ टू स्टैंड व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ द रीडिंग इज kept the same. For example, the following sequence read the same on the two strand 5' 3' direction
दिस आल्सो ट्रू इफ रीड इन 3.5 5 से 3 पढ़ो चाहे 5 से 3 पढ़ो, ऐसे पढ़ो तो हमेशा क्या आएगा, सेम सीक्वेंस आएगा। देखो यहाँ देखो 5 से 3 पढ़िए जी डबल ए डबल टी सी, 5 से 3 पढ़िए जी डबल ए डबल टी सी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज जानते हो क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, ये खुद इंपॉर्टेंट है, देखो नोट कर लो, ये पूछा जाता है चीज, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सीक्वेंस ध्यान रखना, गड़ मत कर देना, पूछा गया कई बार, पूछा गया ये, ठीक है। ये सीक्वेंस कई बार रिपीट किया गया। देखो आगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ए लिटिल अवे, देखो क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर मतलब 20 से 20 थोड़ा सा हट के ऑफ द पैराडॉमिक सीक्वेंस। बैल ले लो, हल कहाँ है तुम्हारा, बैल भी गायब हो गया, लेकिन निकल लो छाबुक लेके खेत में, जैसा खेत में जुताई करने जा रहा है ना। तो पूरा बांध के अंगोछा उगोछा, देखो यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो, आप क्या कह रहे, देखो हाँ गांव में होते नहीं है, एक चाबुक लेते हैं, बैल निकालते हैं, हल निकालते हैं, और यहाँ पे हल को रख के लेके निकल लेते हैं, ठीक। देखो बट बिटवीन द सेम टू बेस, यहाँ देखो इधर बात नहीं, सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन ऑफ द एंड्स, देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस, और यहाँ पे ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस पाए, देखो ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिकी एंड ऑन ईच स्ट्रैंड, दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक, विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट, दिस स्टिकनेस ऑफ द एंड्स, अब करें जो स्टिकीनेस जो होता है ऑफ द एंड्स, फर्स्ट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, इससे जो डीएनए लाइगेज होता है उसको काम करने में और मदद मिलती है। कुछ माया जोड़ तो देगा ही, कुछ भी जोड़ देगा, भाई कॉल आता है किसी का हाथ जोड़ दो, जुड़ा रह जाएगा, इससे भागता रह, भागना क्या करेगा, फिर उसको दो लो, उसको आइसक्रीम खा लो, कैसे पकड़ेगा वो, पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा। तो कहने मतलब ये कि जोड़ने का मतलब ये भी है सही जगह जोड़ेगा। यहाँ देखो, restriction endonuclease are used to genetic engineering to form recombinant molecule of DNA which are composed of DNA from different source of genome, अलग अलग सोर्स से जीनोम ले आइए, डीएनए ले आइए, इसको आपस में जोड़ दीजिए। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky end, ये देखो पूछा गया है, अगर आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky end, सेम टाइप की स्टिकी एंड मिलेंगे, अदरवाइज अलग अलग टाइप मिलेंगे, आपको जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस कैन बी ज्वाइंट टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज, जो हमने पीछे बताया था वही यहाँ पे इन्होंने उसके फॉर्म में दिया गया, देखो सेम चीज है। ये देखो फॉरेन डीएनए दिया है, जो दिखाया गया था, ये देखो, ठीक है। यहाँ क्या दिया, देखो वेक्टर डीएनए दिया है, वहां पे वेक्टर आई होप लेफ्ट साइड दिया था, है ना, फॉरेन डीएनए, वही चीज है। देखो यहाँ पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट, यहाँ देखो हमें ये मतलब, देखो ये मतलब की चीज है, ठीक है, ये किसका है, फॉरेन डीएनए है, डीएनए काफी बड़ा था लेकिन मतलब की चीज हमें सिर्फ एक ही था। देखो पूरे डीएनए में से हमें इससे मतलब किससे था, इससे, इस वाले से, तो इसको काट के हटा लो, इसी को बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे मतलब की चीज हो उसको हटा लो, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ से एक पॉइंट से इसको काट देंगे, ये क्या है, प्लाज्मिड है, ध्यान रहे काटते समय क्या नहीं काट देना है, ओरी साइड नहीं काट देना, पता उसी काट के हटा दिया तो बेकार हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपने काट दिया, उसके बाद इसको ले जाके कहाँ पे, यहाँ पे जोड़ देंगे, ये देखो चिपका दिया, ये देखो चिपका दिया, लाइगेज ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, अब ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जब ये बन जाएगा तो कहाँ डाल दोगे, ई कोलाई में, इसी को बोलते हैं क्या, क्लोनिंग होस्ट, इसके अंदर रिप्लिकेशन करेगा, रिप्लिकेशन करने के बाद जितने बैक्टीरिया की कापी बनेंगे उतने इसके जीन ऑफ इंटरेस्ट की कापी बन जाएंगे। जैसे मान लो 2 बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ, बैक्टीरिया डिवाइड कर दिया तो कितनी कापी बन गए, 2, एक ही है एक ही है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, कौन सा, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक, 2 में तो एक भाई है। बहुत चला के भाई, ये बढ़िया है, अब गई, हाथ गरम कर ले, देखो फिक्सर, देखो माया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टोपोलॉजी, बताओ इसमें कोई दिक्कत, माया साहब कोई दिक्कत,
5 से 6 क्वेश्चन फिक्स हैं, फ्री में मिलेंगे, बस खत्म कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट रुको मेरे बच्चे, अरे 3 लाइन बस, देखो 3 बूंद जिंदगी, यहाँ देखो, यू मे हैव रियलाइज्ड दैट normally unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme the recombinant vector molecule cannot be created। मतलब ये है कि आपको सेम टाइप के वेक्टर लेना है और सेम टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेना है, तभी प्रॉपर तरीके से जोड़ पाओगे। अब अगले टॉपिक पढ़ाएंगे कि डीएनए कैसे सेपरेट करोगे, ठीक है। इसके बाद टॉपिक होगा मॉर्फोलॉजी का, ये खत्म हो जाएगा उसके बाद